हेलो एवरीवन, आज मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस का वन शॉट लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया हुआ है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए। तो प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। तो ये प्रबंध की परिभाषा हो गई। इसके बाद में प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध विभिन्न लोगों के प्रयासों में एकजुटता पैदा करके संगठन के उद्देश्यों को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, यानी प्रबंध का जो है एक उद्देश्य होता है, जो मतलब कंपनी का जो है मतलब प्रॉफिट कमाना या कंपनी के उद्देश्य को जो है आराम से प्राप्त कर लेना, यही इसकी जो है मतलब प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया का एक्सप्लेनेशन है। प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता, अर्थात एक अस्पताल में भी प्रबंध की उतनी आवश्यकता है जितना एक विद्यालय में है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि प्रबंध जो है सभी जगह सर्वव्यापक है, यानी प्रबंध की आवश्यकता सभी जगह पे पड़ती है। तो प्रबंध की आवश्यकता एक विद्यालय में जितनी है उतनी एक अस्पताल में भी है, उतनी ही एक कॉलेज में भी है, और मतलब उतनी ही मतलब दोस्तों किसी कंपनी में या मतलब किसी फर्म में हर एक जगह जो है प्रबंध की उतनी आवश्यकता होती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि प्रबंध कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसे एक ही बार कर लिया जाए। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि मतलब प्रबंध जो है वो ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसको एक ही बार में मतलब कर करके ख़त्म कर दिया जाए। प्रबंध जो है इसको निरंतर चलाते रहना पड़ता है, इसको निरंतर करने वाली क्रिया है ये। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। एक संगठन में संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध को कार्य करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा संगठन होता है, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि प्रबंध जो है एक समूह में मिलकर करने वाला कार्य है। दोस्तों, प्रबंध को अकेले नहीं किया जा सकता जो है, इसलिए जो है प्रबंध में कई लोगों की आवश्यकता होती है, एक समूह में मिलकर करने वाला कार्य है। और इसके बाद में प्रबंध के उद्देश्य, ये दोस्तों हमारी प्रबंध की विशेषताएं थी। इसके बाद में जो है दोस्तों प्रबंध का उद्देश्य पढ़ेंगे हम। प्रबंध का उद्देश्य है, प्रबंध के जो है तीन उद्देश्य होते हैं दोस्तों। पहला उद्देश्य है हमारा संगठनात्मक उद्देश्य। तो इसमें दोस्तों प्रबंध का जो है उद्देश्य है जीवित रहना, लाभ कमाना और विकास करना। तो दोस्तों, इस मतलब किसी भी बिजनेस का पहला जो है उद्देश्य यही रहता है कि वो लंबे समय तक जीवित रहे, लाभ कमाए और विकास करे जो है। तो यही जो है इसके संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। तो दोस्तों, एक संगठन का उत्तरदायित्व बनता है कि जिस समाज में वह विकास करता है उसके लिए उसे कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि मतलब प्रबंध जो होता है मतलब प्रबंध के जो है सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। बिजनेस जो होता है जिस समाज से मतलब ग्रो करता है उसके लिए मतलब समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जो है कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो मतलब समाज के लिए जो है मतलब स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह बनवाते हैं। मतलब कई कंपनियां ऐसी हैं जो मतलब हॉस्पिटल वगैरह भी बनवा रखी हैं समाज के लिए जो है। और कई बिजनेस मतलब जो है लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है समाज के लिए मतलब अपना योगदान देते हैं। तो ये जो है दोस्तों सामाजिक उद्देश्य जो है इसके अंतर्गत ये पॉइंट है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत उद्देश्य। इसका अभिप्राय कर्मचारियों के लिए एक निश्चित वेतन अथवा सुविधा से है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि मतलब जो व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत जो है कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनका जो है उनकी भी मतलब आर्थिक स्थिति को देखना और उनको जो है एक अच्छी सुविधा प्रदान करना, अच्छा वेतन प्राप्त करना। क्योंकि दोस्तों कर्मचारी होते हैं जो मेहनत करके बिजनेस को जो है पीक पे ले जाते हैं, ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। और इसलिए जो है कर्मचारी को भी मतलब उसकी भी देख रेख मतलब कंपनी को जो है उसका भी आर्थिक हित ध्यान में रखना चाहिए। तो यही जो है हमारा तीसरा उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो ये जो है संगठन के जो है उद्देश्य थे, जो है प्रबंध के उद्देश्य थे दोस्तों। इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है कि प्रबंध का महत्व। तो प्रबंध का क्या महत्व है, तो चलिए देखते हैं। प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत ये बताया गया हुआ है कि जो प्रबंध है ये बिजनेस के जितने भी उद्देश्य हैं सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, यानी जितने भी उद्देश्य हैं उनको जो है प्राप्त करने में जो है हेल्प करती है। इसके बाद हमारा जो है
दूसरा पॉइंट है कि प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत मतलब एक्सप्लेन ये किया जाता है कि मतलब प्रबंध जो है इससे जो है क्वालिटी कुशलता जो है बढ़ती है जो है। तीसरा पॉइंट है कि प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। तो तीसरे पॉइंट में जो है गतिशील संगठन के बारे में बताया गया हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्रबंध जो होता है मतलब कंपनी जो होती है वो कंपनी के मतलब कई सारे मतलब संगठन के अंतर्गत कई सारे मतलब चीज़ें होती हैं, जिसमें जो बिजनेस का जो वातावरण होता है उसके हिसाब से जो है संगठन को अपना कार्य करना पड़ता है। तो इसमें यही बताया गया हुआ है कि जो है प्रबंध जो है मतलब मतलब बदलते वातावरण में जो है सहायक है, जो है बदलते वातावरण में काम करने के लिए जो है प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है कि प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो इसमें जो है व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में बताया गया हुआ है कि प्रबंध जो है वो व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। प्रबंध से दोस्तों समाज का विकास होता है, क्योंकि किसी भी मतलब किसी भी कंपनी में जो अगर अच्छा प्रबंध रहेगा तो वहाँ के लोगों को जो है रोजगार अच्छा मिलेगा, जो है कंपनी जो है अच्छे से ग्रो करेगी, जो है जिसके कारण जो है कंपनी की भी प्रॉफिट होगी, लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी, और जो है मतलब उस एरिया का भी मतलब उस एरिया में आने वाले या उस देश का राज्य का जो है विकास ही होगा जो है दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया हुआ है। तो ये प्रबंध का महत्व था दोस्तों। तो दो इसमें जो है क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं दोस्तों। मैंने तो आपको जो है जैसे सिंपल सिंपल इस तरीके से बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है टॉपिक यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा प्रबंध के बारे में, प्रबंध के महत्व के बारे में जैसे मान लो पूछ रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा, मतलब वो थोड़ा सा घुमा के आपको देगा क्वेश्चन। तो इसको दोस्तों आप लोगों को देखना रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो तो उसका उत्तर भी आप लोग आराम से दे दोगे, क्योंकि मैंने इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है बहुत मतलब सब जितने भी आपके क्वेश्चन जो हैं पेपर में आ सकते हैं मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि समन्वय क्या है, समन्वय की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें जो है इसका जो है दोस्तों चलो एक्सप्लेन करते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ताकि संगठनात्मक उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। समन्वय जो है तो दोस्तों ये जो है मतलब समन्वय की परिभाषा है, तो पहले इसे आइए जो है विस्तार से जो है समझते हैं। तो सामंजस्य स्थापित करने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है समन्वय का अर्थ होता है कि मतलब बिजनेस में जो है मतलब तालमेल बिठा के रखना, आपस में जो है बातचीत करते रहना, जो है आपस में जो है दोस्तों तालमेल बैठा के रखना, जो है मतलब लोगों से जो है बातचीत करते रहना और सब चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी संगठन के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन बना के रखना, मतलब तो इसका जो है मतलब विशेषताएं देखते हैं। तो समन्वय सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो मतलब सामूहिक प्रयासों में जो है दोस्तों तालमेल बैठा के रखता है। उसके बाद में समन्वय प्रयासों में एकता सुनिश्चित करता है। तो इसमें जो है एकता के बारे में बताया गया हुआ है कि सभी लोग मतलब मिल के प्रयास करेंगे तो एकता मतलब सुनिश्चित होती है, जिससे जो है बिजनेस के ग्रो करने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समन्वय लिखा हुआ है। तो समन्वय जो है दोस्तों एक सतत प्रक्रिया है, और मतलब ये मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कि मतलब एक बार करके ख़त्म कर दिया जाए। ये बिजनेस में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है, यानी दोस्तों समन्वय जो है ये सभी जगह मतलब इसकी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कि मतलब खाली एक ही जगह इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता आपको स्कूल में भी पड़ेगी, कॉलेज में भी पड़ेगी, हॉस्पिटल में भी पड़ेगी, किसी कंपनी में भी पड़ेगी, किसी मतलब हर एक जगह पे जो है समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में समन्वय सभी प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। समन्वय में जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है दोस्तों। तो ये जो है समन्वय की जो है परिभाषा मतलब जो है विशेषता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्रो पर्यावरण क्या है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। मैंने तो डायरेक्ट जैसे लिख दिया मैक्रो पर्यावरण, लेकिन ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन जो है इसी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत घुमा के पूछा जाएगा कि मतलब ये किस प्रकार भिन्न है, या मतलब इसकी मतलब इस पे टिप्पणी कीजिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो मैक्रो पर्यावरण अधिक सामान्य या है, यह अर्थव्यवस्था में एक ही पर्यावरण है। इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि सभी व्यवसायिक समूह कैसे काम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, निर्णय लेते हैं और एक साथ रणनीति बनाते हैं।
यह काफ़ी गतिशील है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यवसाय में अपने परिवर्तन पर लगातार नज़र रखनी होती है, जिसमें बाहरी कारक भी शामिल होते हैं, जिन्हें कंपनी स्वयं नियंत्रित नहीं करती है, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी प्रभावित होती है इससे कंपनी। तो दोस्तों ये जो है ये मैक्रो पर्यावरण की जो है विशेषता है, परिभाषा है। तो मैक्रो पर्यावरण यानी दोस्तों सूक्ष्म पर्यावरण के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों इसमें बताया गया हुआ है कि मतलब जो व्यावसायिक समूह होते हैं कैसे मतलब निर्णय लेते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रणनीतियाँ बनाते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों बताया गया है, क्योंकि ये इसका प्रभाव भी मतलब जो है दोस्तों बिजनेस पे पड़ता है। ये सूक्ष्म पर्यावरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये हमारा जो है सूक्ष्म पर्यावरण का पॉइंट था, इसको मैक्रो लिख दिया। कभी कभार पेपर में मतलब मैक्रो डायरेक्ट एच टी जैसे डाल देता है, इंग्लिश का वर्ड ही डाल देगा। तो मैंने जो है ऐसे ही मतलब क्वेश्चन था तो मैंने कुछ इसी तरीके से लिख दिया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यावसायिक रणनीति का महत्व। तो एक व्यावसायिक रणनीति सिर्फ एक योजना नहीं है कि आप एक कंपनी के रूप में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपके आंतरिक और बाहरी दोनों वातावरण को समान रूप से दर्शाता है। इनमें आपके लक्ष्यों और पेशकशों को आपके प्रतिस्पर्धा बाजार की मांग और नए अवसरों के मुकाबले में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये व्यावसायिक रणनीति की मतलब इसका महत्व है। तो ये देख लेना आप जो है इसका महत्व क्या होता है, ये तो आप लोग अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हो। मैंने जो है इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है और इसका क्या लाभ है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का महत्व का मतलब अ- अचानक विचार या योजना बनाना। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब है कि किसी सामान्य के बारे में सोचना और अपने या लोगों के समूह की भागीदारी के साथ उस समस्या का समाधान जो है पाने की कोशिश करना। तो दोस्तों इसमें जो है किसी समस्या के बारे में सोचना और उसको पाने की जो है कोशिश करना, उसके बारे में बताया गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्श्व सोच के साथ समस्या समाधान के लिए सूचनात्मक दृष्टि लाता है। यह किसी व्यक्ति की तर्कसंगत सोच को बढ़ाता है और लोगों को ऐसे विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करता है जो पहली बार में थोड़े पागल लगते हैं, लेकिन ये विचार मौजूद समस्या के लिए एक नया रचनात्मक समाधान ला सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है इसकी जो है परिभाषा है, और जो है इसमें मतलब समझाया गया है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। तो ये समस्या के बारे में सोचना और उसका जो है समाधान करना, ये उसी चीज़ के बारे में इसको जो है बताया गया हुआ है। बिजनेस की जो समस्या होती है उसको किस तरीके से जो है समझ के जो है उसको मतलब सुधारा जा सकता है, या मतलब उसको जो है ठीक किया जा सकता है। इसके बाद में ब्रेन स्टॉर्मिंग इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट के शुरुआती चरणों में किया जाता है, जहां प्रोजेक्ट की संभावनाएं स्पष्ट रूप से समझी या परिभाषित नहीं होती है। यह एक सूक्ष्म गतिविधि है जहां प्रत्येक प्रतिभागी को अपने विचार मन में आते ही साझा करने चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मतलब जो जैसे कोई बिजनेस में नई प्लानिंग की जाती है, तो अगर वो प्लानिंग सही से नहीं की गई है और कोई दिक्कत वगैरह आ गया है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस को जो है कंटिन्यू जो है मेंटेन करने के लिए। तो इसके जो है लाभ देखते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो है के लाभ इसके क्या हैं। तो ये सभी पक्षों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद में क्योंकि दोस्तों इसमें जो है मतलब सभी लोगों की पक्षों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, यानी मतलब इसमें जो है सभी लोग जो है अपना सुझाव सुझाव दे सकते हैं, और सभी की मतलब जो है इसमें जो है सभी की राय सलाह ली जाती है कि मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया हुआ है। इसके बाद में अलग अलग अवधारणाओं वाले कई विचार कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई लोग बैठ के अगर जो है किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो मतलब उसमें जो है अलग अलग लोग जो है मतलब अपना अलग अलग जो है मतलब क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इस समस्या को ख़त्म करने के लिए। तो वो मतलब आसानी से मतलब कई सारे विकल्प जो है मतलब कई सारे लोग बैठे रहेंगे तो कई सारे विकल्प जो है सामने रख सकते हैं, या मतलब कई सारे विकल्प जो है उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो है दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि यह लोगों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। सोच किसी बंधन तक सीमित नहीं होती है।
तो इसमें भी दोस्तों जैसे कि जब कई सारे लोग एक साथ मिलके सोचते हैं तो उनके अंदर भी मतलब एक मतलब अपने अंदर वो उत्पन्न होता है कि मतलब मैं जो है सबसे हट कर कैसे क्या चीज़ बता दूं कि मतलब जो है मेरे बारे में मतलब जो है मतलब अपने आप को मतलब बताने के बढ़ाने चढ़ा के बताने के लिए भी मतलब कई लोग जो है मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब चीज़ को मतलब बताने लगते हैं समस्या के मतलब सुधार सुधार के लिए। तो ये बताया गया हुआ है इसमें। इसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है कि यह व्यक्तियों की जागरूकता को लोगों के समूह और उनके प्रतिभागियों तक पहुंचाता है। तो ये जो है लोगों की प्रतिभा को जो है पहुंचाता है दोस्तों। ये तो आप लोग जो है जानते ही हैं कि मतलब अगर मतलब कई सारे लोग जो है बता रहे हैं तो उनमें जो है दोस्तों उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी क्या क्या प्रतिभा है तो इसके बारे में भी जो है लोग जो है संगठन को पता चलता है। इसके बाद में यह सहभागिता निष्ठा प्रतिबद्धता और उत्साह का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये जो है इन सब चीज़ों का भी निर्माण करता है क्योंकि सब लोग जो है मिल के समस्या को समाधान करेंगे तो दोस्तों इनके अंदर ये सब चीज़ें भी मतलब उत्पन्न होती हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक संगठन इसके बीच में अंतर वगैरह पूछ लिया जाता है या मतलब जो है इनमें मतलब क्या मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड पूछेगा आपसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा संगठन औपचारिक संगठन या और अनौपचारिक संगठन। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या होता है ये औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन पढ़ते हैं हम पहले। तो पहला है औपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन ऐसे लोगों का समूह है जो एक समान पहचान रखते हैं और एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित हैं। तो औपचारिक संगठन अपने सदस्यों की इच्छा और साझा पहचान से बनाए जाते हैं। वास्तव में किसी संगठन के संचालन को औपचारिक संगठन के विपरीत अनौपचारिक संगठन के रूप में जाना जाता है। तो भूमिका और जिम्मेदारी के आधारित होते हैं। अनो अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के बीच बातचीत या संचार से उभरते हैं, चाहे उनका पद और पदानुक्रम कुछ भी हो सकता है। यह एक औपचारिक संगठन के समांतर चलता है। तो दोस्तों ये जो है अनौपचारिक संगठन की परिभाषा है। अब औपचारिक संगठन की परिभाषा पढ़ते हैं फिर जो है देखते हैं। तो औपचारिक संगठन यह संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिसमें प्रत्येक स्तर के प्रबंधों के अधिकारों कर्तव्य और दायित्व की सीमित निर्धारित होती है। इस तरह ये संगठन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्राप्ति हेतु प्रबंध द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों औपचारिक संगठन में मतलब बताया गया हुआ है कि ये प्रबंध द्वारा बनाया गया होता है क्योंकि औपचारिक होता है तो जो है इसमें जो भी मतलब व्यक्ति होते हैं सब औपचारिक रूप से मतलब सम्मिलित होते हैं और औपचारिक रूप से उनका सिलेक्शन किया जाता है और औपचारिक रूप से सारे मतलब निर्णय लिए जाते हैं। और अनौपचारिक संगठन में क्या होता है कि दोस्तों औपचारिक अनौपचारिक संगठन में ऐसे मतलब कहीं पे भी मान लो दोस्तों मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं रहता कि मतलब इतने संगठन में मतलब इतने व्यक्ति हैं ऐसे हैं मतलब कहीं पे भी मान लो कोई गली है वहाँ पे कई लोग जो है राय सलाह खड़े होकर ले रहे हैं तो मतलब एक अनौपचारिक रूप से ले रहे हैं मतलब कोई ऑफिशियल कोई काम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑफिस वर्क होता है या किसी कंपनी का जो है जैसे निर्णय लेना है कोई चीज़ करना है तो जो है उसमें जो है जैसे कंपनी के ही जो पद अधिकारी होते हैं कंपनी के मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है डिसीजन वगैरह लिया जाता है या जो है बातचीत की जाती है। तो उसमें मतलब कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं होता है। तो यही मतलब इसमें बताया गया है दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में। इसके बाद में नेटवर्क संगठनात्मक संरचना क्या है। तो नेटवर्क संगठनात्मक संरचना वह होती है जिसमें संगठन एक सामान्य विशेषज्ञता के आधार पर कुछ प्रकार के कर्मचारी को एक साथ सामूहिक करते हैं। ये कर्मचारी फिर पूरे संगठन के अन्य विशेषताओं के साथ साझेदारी बनाते हैं ताकि नई परियोजना के लिए जा सके और इस सामान्य लक्ष्य की ओर कम काम किया जा सके। उदाहरण के लिए किसी कंपनी में एक उत्पाद विकास टीम और एक विपणन टीम हो सकती है जिनमें से प्रत्येक अलग अलग विभागों के रूप में काम करती हैं। हालांकि जब नई परियोजना आती है तो उन टीमों के सदस्य मिलकर परियोजना को एक साथ पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया हुआ है कि मतलब कई सारे जो कर्मचारी होते हैं वो मतलब एक मतलब मिलजुल के या मतलब एक नेटवर्क में रह के जो है काम करते हैं किसी संगठन के मतलब काम काम को जो है पूरा करते हैं और उसी के बारे में मतलब इसमें जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको जो है आप लोग पढ़ लेना जो है समझ के जो है आप लोग इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि समाहीन संगठन से आपका क्या तात्पर्य है। तो समाहीन संगठन एक प्रकार का संगठनात्मक संरचना है जो विभागों पदानुक्रम
के स्तरों और यहाँ तक कि संगठन और उसके बाहरी वातावरण के बीच पारंपरिक बाधाओं को समाप्त करती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य खुले संचार को बढ़ावा देकर और झाइलों को हटाकर लचीलापन, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये जो है इसका जो है मतलब इसका डेफिनेशन है और इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है इस प्रकार से मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब जो कंपनी के बाहरी मतलब जो भी मतलब तत्व हैं उनके बीच में भी जो है मतलब बाधाओं को समाप्त किया जाता है और अंदर के भी बाधाओं को समाप्त किया जाता है समाहीन संगठन के अंतर्गत। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हर वर्ग के द्वारा कारक सिद्धांत को समझाइए। हर वर्ग के मतलब द्विकारक सिद्धांत को समझाइए, ये मतलब हमारा पॉइंट है। तो हर वर्ग द्विकारक सिद्धांत जो इनका जो है हर वर्ग का द्विकारक सिद्धांत मनोबल और कार्य संबंधित तत्वों को समझने का प्रयास करता है। समझा हाँ, तो ये कार्यकर्ता को प्रेरित और संतुष्ट करने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य के प्रति आत्म मोटिवेशन को दो आवश्यक कारकों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है बताया गया हुआ है कि मतलब ये जो है लोगों को जो है प्रेरित करता है और उनके जो है मतलब इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को प्रेरित करता है और मतलब कई चीज़ों में ये मदद करता है। लोगों के अंदर मोटिवेशन जगाता है मतलब मोटिवेशन वगैरह उत्पन्न करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया हुआ है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नेतृत्व क्या है यानी लीडरशिप क्या है। तो दोस्तों लीडरशिप का जो है एक पॉइंट जो है ये भी एक क्वेश्चन जो है आपका आना जो है लगभग इसके भी बहुत ज़्यादा चांस है आने के कि मतलब नेतृत्व क्या है जो है। तो मोटिवेशन बोलने वाला था मैं दोस्तों, सॉरी। तो नेतृत्व क्या है, तो इसके अंतर्गत लोगों को इस प्रकार प्रभावित करना है ताकि वह वही करे जो नेता कहे। तो दोस्तों ये नेतृत्व की परिभाषा है। बाकी इसकी विशेषता वगैरह तो दोस्तों आप लोग जो है अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। मैं तो वन शॉट लेक्चर लेकर आया हूँ, इसलिए जो है छोटे से छोटे में मतलब मैंने बताने का प्रयास किया कि आपके पेपर में मतलब क्वेश्चन किस किस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। तो इसमें मतलब आप लोग बहुत सारी चीज़ें बना के लिख सकते हो कि मतलब इससे जो है लोगों के ये नेतृत्व मतलब लीडर जो होता है वो लोगों के अंदर उत्साह पैदा करता है, लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करता है, लोगों के काम करने की मतलब क्षमता को बढ़ाता है जो है, या लोगों की समस्याओं को समाप्त करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लोग बना के लिख सकते हो। तो ये जो है इसका जो है नेतृत्व की जो है परिभाषा थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोत्साहन और प्रेरणा में क्या अंतर है। तो देखते हैं कि प्रोत्साहन और प्रेरणा में क्या अंतर है। प्रेरणा किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रेरित करती है, जबकि प्रोत्साहन किसी काम को करने या जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रोत्साहन और प्रेरणा में अंतर। प्रेरणा किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद इच्छा या भावना को बढ़ाती है, वहीं प्रोत्साहन किसी बाहरी प्रभाव के जरिए कार्यवाही के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये जो है प्रोत्साहन की जो है हमारी जो है परिभाषा है और मतलब एक्सप्लेनेशन है जो है कि प्रोत्साहन क्या करता है और प्रेरणा क्या करती है। प्रेरणा से व्यक्तिगत विकास होता है और कौशल बढ़ते हैं, वहीं प्रोत्साहन से आत्मविश्वास और समर्थन बढ़ता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग जो है पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि जो है इससे भी जो है क्वेश्चन जो है हर साल लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने के जो है चांसेस इसके जो हैं। तो प्रेरणा से व्यक्ति के को लचीलापन मिलता है और समस्याओं का समाधान करने का कौशल बेहतर होता है, वहीं प्रोत्साहन से व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करता है। तो ये जो है प्रेरणा और प्रोत्साहन है, इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है और जो दोनों में अंतर वगैरह पूछा जा सकता है। तो ये हमारा प्रेरणा और प्रोत्साहन का क्वेश्चन था। इसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि पेमेंट गेटवे क्या है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि पेमेंट गेटवे क्या है। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया कि मतलब क्वेश्चन जो है इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन को काफ़ी जैसे पॉइंट यही रहेगा, पेमेंट गेटवे ही रहेगा, लेकिन जो है टॉपिक यही रहेगा, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से घुमा देगा ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो जो है मतलब सोचेगा कि भाई क्या बता दिया है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी। लेकिन जो मैंने जैसे इसमें जो बताया हुआ है ना, ये आप पॉइंट याद रखना बस, बाकी क्वेश्चन को जो है किसी भी तरीके से घुमाए जो है आप लोग इसको समझ लो। बाकी जो है आपको वहाँ अपने शब्दों में जो है कुछ भी बना के लिख देना जो है, मतलब कुछ भी मतलब कि मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड जो है आप जो भी बना के लिखोगे जो है दोस्तों उसके आपके नंबर फुल मिलेंगे। और अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो फिर जो है दोस्तों आपके जो है उसके भी नंबर जो है फिर और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो
पेमेंट गेटवे एक डिजिटल सेवा है जो व्यवसायों को वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य भुगतान विकल्पों जैसे भुगतान स्वीकार करने और संसाधित करने की अनुमति देती है। यह व्यापारिक और बैंक के बीच एक सुरक्षित पुल के रूप में कार्य करता है, जो ऑनलाइन और भौतिक दुकानों दोनों में निर्बाध लेन-देन के लिए सुनिश्चित है। तो दोस्तों ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेमेंट गेटवे क्या है दोस्तों, ये तो आजकल सभी लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों एक ऑनलाइन सुविधा है जो मतलब लेन-देन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है अन्य भुगतान जैसे जो है इन सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है मतलब, और मतलब इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ है ये, और बैंक द्वारा जो है ये सुनिश्चित किया जाता है। तो ये जो है पेमेंट गेटवे की जो है हमारी जो है मतलब जो है एक्सप्लेनेशन था, इसको आपने समझ लिया। अब अगर पेमेंट गेटवे पे जो है कुछ भी मतलब कितना भी घुमा के पूछ ले तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होना कि पेमेंट गेटवे क्या है भाई, पेमेंट गेटवे क्या है। तो पेमेंट गेटवे यही चीज़ है। इसके बाद में ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में वे सभी वाणिज्यिक लेन देन शामिल हैं जो ऑनलाइन किए जाते हैं। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन नीलामी जैसी गतिविधि का एक व्यापक दायरा शामिल है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स के बारे में बताया गया है कि जो भी मतलब हम ऑनलाइन लेन मतलब जो है शॉपिंग वगैरह करते हैं या इंटरनेट से जो भी लेन देन करते हैं, भुग मतलब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी चीज़ हम चलाते हैं जो है ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जो हम लेन देन करते हैं। जैसे हमने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कोई सामान बुक कर दिया, मंगा लिया जो है, या अमेज़न से कोई चीज़ मँगा लिया जो है, खरीद करके कोई ऑर्डर कर दिया जो है, तो ये जो है ई-कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ई-कॉमर्स यही चीज़ है, ये तो आप लोग जो है बहुत आसानी से लिख सकते हो। और इसमें तो दोस्तों बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग मतलब आप लोग तो इसमें कितना भी लिख सकते हो, कितने भी नंबर में पूछ ले। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विभागीयकरण क्या है? तो विभागीयकरण तो दोस्तों आप लोग पढ़ने से ही पता चल रहा है कि विभागीयकरण यानी किसी मतलब बँटवारे से रिलेटेड चीज़ होगा ये। तो विभागीयकरण से तात्पर्य किसी संगठन के भीतर संबंधित गतिविधियों या कार्यों को विश्लेषित विशेष इकाइयों या विभागों में समूहीकृत करने की प्रक्रिया से है। यह शब्द विभाग से लिया गया है, जो किसी संगठन के विशिष्ट क्षेत्र या विभाजन को दर्शाता है, जो विशिष्ट कार्य या कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। विभागीकरण में संगठन के कार्यभार को छोटी प्रबंधनीय इकाइयों में व्यवस्थित और विभाजित करना शामिल है, जिससे कर्मचारियों और उनकी विशेषता की विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। न- नीतिजतन नतीजतन विभागीकरण संगठन के कामकाज को सुव्यवस्थित करता है और इसके उद्देश्य को अधिक कुशलता से प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया हुआ है कि मतलब जो विभागीयकरण होता है, इसमें जो जो है किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म का या किसी भी उद्योग का जो कार्य होता है ना, कंपनी कंपनी मान के चलते हैं, तो उन उस कार्य को जो है ना छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे इकाइयों मतलब जैसे कंपनी का जो भी कार्य रहेगा ना वो मतलब कई वर्करों में बांट दिया जाएगा कि मतलब आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, इतना कार्य करना है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर कुशलता भी बढ़ती है और लोग जो है मतलब बोर मतलब नहीं हो पाते ज़्यादा, मतलब उनको लोड नहीं होता कि मतलब बहुत ज़्यादा कार्य करना है या मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं फील होता, क्योंकि छोटा छोटा कार्य ही करना होता है। तो इस तरीके से जो है मतलब ये विभागीकरण की परिभाषा मतलब बताता है कि मतलब कंपनी में जैसे मान लो जो है एक मतलब कपड़े सिलाई की कोई कंपनी है जो है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कंपनी में जो है जैसे कि कोई व्यक्ति पूरा कपड़ा नहीं सिलेगा। उसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई शर्ट की मतलब सिलाई हो रही है, तो उसमें क्या है कि कॉलर कोई और व्यक्ति सिलेगा, जैसे मशीनें मान लो लाइन से 50 मशीनें लगा दी जाती हैं, और जो है शर्ट कोई और व्यक्ति सिलेगा जो है, और जो है मतलब उसका बाजू कोई और बनाएगा जो है, और मतलब उसका नीचे का हिस्सा बटन वगैरह कोई और बनाएगा। तो मतलब इस तरीके से जो है मतलब कई लोगों में जो है कार को बांट दिया जाता है। तो मतलब इससे क्या होता है कि मतलब छोटा छोटा कार्य करना होता है लोगों को, और मतलब बोरिंग नहीं होता है कि मतलब उनको पूरा प्रोडक्ट तैयार करना है या मतलब बहुत ज़्यादा लोड है उनके ऊपर। और उससे क्या होता है कि वो मतलब छोटे कार्य को करके जो है बहुत ही मतलब बार बार उसी को करते हैं, तो उससे उनके अंदर कुशलता आती है, उनको कुशलता मतलब प्राप्त होती है। तो मतलब इस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया हुआ है विभागीयकरण के अंतर्गत। अब जो है दोस्तों पंच बल विश्लेषण क्या है ये देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है। और जो है पंच बल विश्लेषण जो है इसको पढ़ते हैं। तो पंच बल विश्लेषण किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का विश्लेषण करने या एक मॉडल
है। इसमें पोर्टर का 5 बल विश्लेषण भी कहा जाता है। यह मॉडल उद्योग में मौजूद 5 प्रतिस्पर्धा शक्तियों की पहचान करता है। इन शक्तियों का विश्लेषण करके किसी कंपनी की रणनीति विकास विकसित करने को मतलब विकसित की किसी कंपनी की रणनीति विकसित की जा सकती है। तो ये जो है दोस्तों हमारी जो है मतलब ये हमारा चैप्टर था। चैप्टर मतलब ये हमारा पूरा जो है वन शॉट लेक्चर था। और इसमें मैंने लगभग उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। और सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इतना पढ़ के जाना। और मैं जो है कुछ पॉइंट इसमें जो है मैंने जैसे डालना भूल गया हूँ। व्यावसायिक वातावरण से रिलेटेड जो है दोस्तों ये भी क्वेश्चन मतलब व्यावसायिक वातावरण जो है ये मैंने इसमें डालना भूल गया। लेकिन जो लोग मतलब अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको सुन ले एक बार कि व्यावसायिक वातावरण जैसे व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं व्यावसायिक वातावरण में आंतरिक कारण होते हैं, बाहरी कारण होते हैं। आंतरिक कारण में जो है कंपनी के अंदर जैसे जो वर्कर वगैरह हैं ये सब आ जाएंगे। ठीक है ना कि मतलब कंपनी में जो भी काम करने वाले लोग हैं वो मतलब जो है कार्य कैसे कर रहे हैं। और व्यवसाय के बाहरी वातावरण में जो है जैसे जो है कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया कंपनी का, या जैसे सरकार ने कोई जो है दूसरी पॉलिसी ले आई है मतलब उनके ऊपर जो है कोई और जो है नियम ला दिया उस बिजनेस से रिलेटेड जो है। तो जो है उस पे जो है मतलब व्यवसाय के जो है वातावरण पे फर्क पड़ता है। तो दोस्तों व्यवसायिक वातावरण का जो है ऐसे पॉइंट है एक। ऐसे दोस्तों मतलब कुछ इसी तरीके से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो है आपने जो है 12th क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा जो है दोस्तों। वो इसी से रिलेटेड जो है आपके जो है सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने जो है इसके व्हाट्सअप के मतलब व्हाट्सअप का लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उसका जो है लिंक मैंने जो है डाल दिया है इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको जो है चाहिए होगा तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि जो है भाई आप मुझे जो है ये इसका जो है पीडीएफ दे दो, तो मैं दे दूंगा आपको जो है इसका पीडीएफ। और दोस्तों वीडियो को जो है सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है। इसलिए जो है थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि जो है मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो आगे तक लाता रहूँ। और दोस्तों अगर चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो और अभी तो दोस्तों 3 साल आपको रहना है। तो मैं आप लोगों के लिए मैं डी सोल के जो है सारे अपडेट जो है और सारे मतलब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह सब जो है लेकर आता रहूँगा जो है दोस्तों। तो आप लोग जो है इसको जो है सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, वन शॉट में ही आपका सारा काम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब जो है अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।